मेरी आंखें मानो किसी अनंत आकाशगंगा की झील हो, जहां तारों की जगह यादें घूम रही हों, धीमे धीमे अनंत तक फैलती हुई। जब मैंने अपने बचपन के घर को देखा तो लगा मानो समय ने वहां डेरा डाल दिया हो। दीवारें अब बुझी हुई आग के बाद के काले तख्तों जैसी थी, जहां कभी हंसी की लपटें जला करती थी। मैंने उस जली हुई चीड़ की गंध को महसूस किया, कड़वी फिर भी अजीब तरह से परिचित। कभी कभी अतीत तुम्हारे भीतर इतना गहराई से उतर जाता है कि वो तुम्हारे सामने खड़ी हकीकत से भी ज्यादा सच्चा लगता है। हे भगवान, मेरे होठों से निकला, ऐसा लगता है जैसे बस कल ही की बात हो। हाथ कांप रहे थे। मैंने उन्हें अपनी छाती पर रखा, जैसे यादों की उस आग को थाम लूं जो भीतर फिर से जल उठी थी। तभी मेरा भाई रोहन ने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया। उसका आलिंगन मुझे जमीन से जोड़ गया, मानो कोई लंगर हो जो किसी बहती नाव को किनारे खींच लाए। घर तो ज्यादा नहीं बदला, उसने कहा। उसकी आवाज में अजीब सी ठहराव भरी स्थिरता थी। पर हम बदल गए हैं। उसके शब्दों ने मेरे भीतर कुछ खोल दिया। क्या मैं सचमुच बदली हूं? शायद नहीं, शायद सिर्फ टूटी हूं, थोड़ी अलग तरह से। रोहन हमेशा पहाड़ों जैसा रहा, स्थिर, धैर्यवान, अडिग। और मैं तो हवा थी, भटकी हुई, बेचैन, जो दिशा से ज्यादा तूफान को जानती है। वो मेरे हर तूफान के बीच दीवार बन गया था। मैं उससे 4 मिनट बड़ी थी, पर हमेशा वही मेरा रक्षक रहा। अब जब मैं नशे से बाहर आ चुकी थी, ठीक 730 दिन हो चुके थे, उसके भीतर अब भी डर था। डर कि अगर उसने मेरी निगरानी छोड़ दी तो शायद मैं फिर गिर जाऊं। हम दोनों एक दूसरे के सहारे खड़े थे, जैसे दो टूटे हुए तिनके जो साथ होकर लहरों को झेल जाते हैं। घर का टूटा दरवाजा जब रोहन ने खोला तो वो कराह उठा, जैसे अब भी उसमें दर्द बसा हो। पहले तुम, उसने कहा, आंखों को धूप से बचाते हुए। इतने अंधेरे में भी उसकी सज्जनता जिंदा थी। उसके गाल पर पुराना निशान मेरी नजर से नहीं बचा। वो घाव, वो रेखा, मानो किसी दानव की हंसी हो जो अब भी मेरे भीतर गूंजती है। कई बार तो चाहा उस घाव में उतर जाऊं और सब खत्म कर दूं। कई रातों में मैंने ईश्वर और शैतान दोनों से एक ही बात मांगी, मुझे बस डूब जाने दो। वो निशान उसी दिन का है जिस दिन मैंने शराब छोड़ी थी, उसी दिन जब उसने चिल्लाकर कहा था, रागिनी ब्रेक लगाओ। पर मेरी नसों में बहती शराब ने उसकी आवाज निगल ली थी। अगली याद बस इतनी है, कार पेड़ से लिपटी हुई थी। मैं बच गई थी, पर उस दिन मैं अपने भाई को लगभग खो चुकी थी, और 730 दिन बाद भी मैं खुद को माफ नहीं कर पाई। अरे, अंदर आ रही हो या नहीं? उसकी आवाज ने मुझे ख्यालों से खींच लिया। मैंने सिर झटका और उसे वो जानी पहचानी नजर दी जो सिर्फ जुड़वा समझ सकते हैं। फिर कदम रखा उस घर में जो अब सिर्फ राख और खामोशी से बना था। सावधान रहना, मैंने कहा। फर्श चरमराया। हर आवाज किसी पुरानी याद की आह जैसी थी। मुझे लगा कहीं ये सड़े हुए फर्श के तख्ते टूट न जाए। और तभी हम अचानक धड़ाम से गिर पड़े, ठीक नीचे उस जगह पर जहां नीचे वही तहखाना था जो कभी पापा का मैन केव हुआ करता था। उसी जगह वो सोए थे, आग लगने की रात। बच्चों, यही रहना, हिलना मत, माँ ने कहा था जब उन्होंने हमें बाहर निकाला था। मुझे अब भी याद है, उनके चेहरे पर काला धुआं चिपका हुआ था और आंखों में लाल नसें तनी हुई थी। उन्होंने हमारे हाथ कसकर पकड़े। मैं तुम्हारे पापा को लेने जा रही हूं, उन्होंने कहा, और फिर वो चली गई। हम वहीं खड़े रहे, कांपते हुए, एक दूसरे को थामे। आग की लपटें गूंज रही थी, जैसे कोई दानव हंस रहा हो। और उस रात हम सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं, बल्कि खुद का एक हिस्सा भी खो बैठे थे। 2 दशक बाद भी हम फिर वही थे, रोहन और मैं, अपने घर के मलबे के बीच छलांग लगाते हुए, जैसे कोई पुराने नक्शे पर फिर से रास्ता बना रहा हो। दोपहर की धूप थी,
पर अंदर फैला प्रकाश नीले अंधेरे जैसा, ठंडा, गहरा और आधी रात की तन्हाई जैसा लग रहा था। मेरे कंधे कानों तक तने हुए थे। हर कदम ऐसे लगे मानो हम किसी भूतिया गली के छायादार रास्ते से गुजर रहे हों। मैंने अपने सीने में खांसी दबाने की कोशिश करते हुए खांसी। धूल इतनी गाढ़ी थी कि सांस लेना किसी भारी मिट्टी जैसी चीज को निगलने जैसा हो गया था। जब मैंने अपने छाती पर से धूल झाड़ी तो पीछे से रोहन की आवाज निकली। उसके आवाज में बचपन की वही चकाचौंध और आश्चर्य थे। रागिनी, देखो ये चिमनी। उसकी आवाज में एक अचरज था, मानो किसी खोए हुए खजाने को पाकर बच्चे की उछलती खुशी। मैं उसके पास आई। यकीन नहीं होता, ये अब भी मौजूद है। मैंने फुसफुसाते हुए कहा। गले में एक गांठ सी उठी। चिमनी को देखकर अचानक समय थमसा गया। काली राख की महीन परत, ऊपर की तरफ उगी हुई जली हुई लकड़ियों की खुरदरी रेखाएं, सब कुछ किसी परीक्षा के मंच की तरह फिर से जीवित सा लग रहा था। जैसे समुद्र की गहराइयों में पड़ा एक जर्जर जहाज एक झटके में पुरानी शान में लौट आया हो। हम दोनों चिमनी के पास पहुंचे और फर्श पर पालथी मारकर बैठ गए। याद है, ये हमारी सबसे पसंदीदा जगह थी। मैंने उसकी ओर नहीं देखा और यादों की लहरों से घिर गई। हाँ, रोहन ने धीमे से कहा। आंखों में पुरानी गर्माहट उतर आई थी। एक पल के लिए जली हुई मार्शमेलो का मीठा सा स्वाद, नमी और सड़न की बदबू सब कुछ एक साथ घुल गया। स्मृतियां हमारी नाक में और फेफड़ों में उतर आई। हमारी सर्दी की वो रात याद है? मैंने पूछा। बिल्कुल। और वो हमारी चिमनी के सामने पूरी रात मूवी देखना? रोहन ने नाक से बोलने वाले अपने बचपन के अंदाज में मेरी नकल की। माँ, मुझे ब्यूटी एंड द बीस्ट देखनी है। रोहन तो हमेशा अपनी मूवी चुनता है। मैंने उसे बाह पर मुक्का मारा। पहली बात तो ये कि मैं ऐसी नहीं लगती थी, और दूसरी तो क्या हुआ, मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। रोहन के होठों के कोने मुस्कुराए। उसके चेहरे पर वो सच्ची चमकदार रोशनी फैल गई, जैसे उसके सिर के ऊपर हमेशा रंग बिरंगे कागज के टुकड़ों के बादल तैरते हों। सही कहा तूने बच्ची, उसने प्यार से कहा। मेरे सीने पर बोझ सा उतर आया। वो मुझे अब भी कैसे प्यार कर सकता था? इतनी गलतियां करने के बाद, रिश्ते तोड़ने के बाद, नौकरियां गंवाने के बाद, यहां तक कि उसके अपने रिश्ते बिगाड़ने के बाद भी वो अब भी मुझे क्यों चुनता था? जबकि मैं बार बार उसे छोड़कर शराब की बोतल को चुनती रही, वो मुझे अब भी कैसे प्यार कर सकता था? जबकि मैं लगभग उसे मार ही चुकी थी। रोहन की आंखें चमकी। अरे याद है माँ, वो गर्म पेल आती थी, क्या नाम था उसका? सेब वाला कुछ। एप्पल्स। मैंने उंगलियां चटकाई। एप्पल स्नैपल। हाँ वही। सोचो तो वो तो बस गरम एप्पल साइडर ही थी, लेकिन कमाल की लगती थी। और हाँ, सच में लगती भी थी। हमारी हंसी उस सुनसान भूतहे घर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी, जिसे कभी हमने घर कहा था। रोहन पीछे झुक गया, हाथों से अपने वजन को संभालते हुए। मुझे हमारे चिमनी वाले समय बहुत पसंद थे, खासकर रात को मूवी देखना। लेकिन कुछ भी हो, हमारे प्रोजेक्टर रूम वाली मूवीज के आगे वो नहीं टिकता। मैंने सिर टेढ़ा किया। प्रोजेक्टर रूम? हमारे पास तो कभी ऐसा कमरा नहीं था। रोहन ने हंसते हुए मुझे हाथ से हटाने का इशारा किया। जाना पगली। नहीं रोहन, सच में मुझे याद रहता अगर ऐसा कुछ होता। हमारी मूवी नाइट्स तो हमारी सबसे प्यारी चीज थी। अभी तो तूने खुद ही कहा। अचानक घर में सन्नाटा छा गया। रोहन थोड़ा झुका और बहुत शांत स्वर में बोला, यादें बड़ी अजीब चीज होती हैं। नहीं, उसके लहजे का मामूली बदलाव मेरी रीढ़ तक सिहरन बनकर दौड़ गया। रोहन हमेशा भावुक रहता था, पर इस बार कुछ अलग था। ठंडा, लगभग चिकित्सकीय सा। हम अक्सर चीजों को वैसे नहीं याद करते जैसी वो थी, बल्कि वैसे करते जैसी हमें बर्दाश्त हो सके। मैं बेचैन हो गई। अरे रोहन, तू तो बिल्कुल डॉक्टर अंसारी जैसा बोल रहा है। उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे मेरा मजाक पसंद आया। डॉक्टर अंसारी मेरा थेरेपिस्ट था। हादसे के बाद से
अगर वो जिंदा होते तो शायद कभी ये स्वप्रेरित थेरेपी करने की सलाह नहीं देते। अपने पुराने घर लौटकर अपनी जलती हुई यादों से जूझना। रोहन ने जैसे अपनी सोच से खुद को झटका और फिर से वही हंसमुख, रंग बिरंगा कागज कर टुकड़ों के जैसा दिखने वाला नकाब चेहरे पर पहन लिया। वो चिमनी की आवरण को ध्यान से देखने लगा। मैंने उसकी मुस्कुराहट के पीछे झांकते हुए एक अजीब सी घबराहट महसूस की। कल्पना करो, अगर तुमने उसे सच में मार दिया होता तो? यार, मैं अब भी हमारे सारे पारिवारिक फोटो वहां ऊपर देख सकता हूं, रोहन ने कहा। उसकी आवाज में वही बचपन वाली मासूमियत थी जो अब इस बर्बाद घर में किसी चमत्कार जैसी लग रही थी। मेरा चेहरा सख्त पड़ गया। आंखों में आंसू ऐसे उमड़ आए जैसे पुरानी दरारों से सीलन टपक रही हो। कितना विडंबनापूर्ण था कि इतने सालों बाद भी मैं अपने ही अपराधों के बीच खड़ी होकर अब भी खुद को पीड़ित मान रही थी। अरे, उसने मेरी हथेली पकड़ ली। वही गर्माहट, वही भरोसा, वही बेवकूफी भरा प्रेम। ओ रोहन, शब्द मेरे मुंह से फिसल पड़े और मैं उसके सीने से चिपक गई, टूटी, थकी, पर फिर भी उम्मीद में। मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बहुत माफी चाहती हूं। वो वैसा ही खड़ा रहा जैसे कोई पुराना पेड़ अब भी अपनी शाखों में छाव देने को तैयार हो, भले ही तूफानों ने उसकी जड़ें हिला दी हों। रागिनी, सब ठीक है। उसकी आवाज में एक अजीब स्थिरता थी। मैं अब भी यही हूं। हम दोनों अब भी यहां हैं। मैंने थोड़ी उसके कंधे पर टिका दी और आगे देखा। घर की टूटी दीवारें, गिरे हुए फर्नीचर और कहीं भीतर कुछ अजीब सा हिल रहा था। सिर्फ यादें नहीं, जगह खुद बदली हुई लग रही थी। मेरा माथा सिकुड़ गया। रुको, किचन का दरवाजा तो पहले लिविंग रूम के दूसरी तरफ था ना? रोहन ने बस कंधे उचका दिए। मुझे नहीं लगता। मैं उस दरवाजे को घूरती रही। एक खिंचती हुई बेचैनी मेरे भीतर घुस रही थी, जैसे कोई भूली हुई याद जबरन कर आंखों के सामने आना चाहती हो। और तभी मैंने उन्हें देखा। किचन के भीतर माँ और पापा के धुंधले पारदर्शी साए। माँ एप्पल स्नैपल बना रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। पापा मेज पर झुके थे, चेहरा लकड़ी पर टिकाए हुए। गिलास खाली था और उसके पास वो पुरानी ओल्ड मंक की बोतल। माँ की चाल धीमी थी, जैसे नींद में चल रही हो। वो 2 कप उठाए लिविंग रूम में आई। सिगरेट उसके होठों से लटक रही थी। बच्चों, उसने बुदबुदाया, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। चलो यही बैठो, एप्पल स्नैपल यही पीते हैं। मैं जम गई। उनके चेहरे पर वो नीला निशान जिसे मैं कभी देखना नहीं चाहती थी साफ दिख रहा था। और तभी रोहन बोला। उसकी आवाज धीमी पर भीतर तक छेद कर देने वाली थी। तुम्हें अब याद आ रहा है माँ और पापा के बारे में असली सच, है ना? मैंने झटके से उसकी ओर देखा। तुम्हें ये कैसे पता? वो नीचे झुक गया, उंगली से जमीन पर एक रेखा खींचते हुए बोला, हमने उन्हें देवता बना दिया था। उनकी मौत के बाद उसके शब्द मेरे कानों में शीशे की तरह पिघल गए। तुम कहना क्या चाहते हो, रोहन? उसकी आंखें अब कहीं और देख रही थी, ठंडी, दूर और दर्द से खाली। याद है पापा ने तुम्हें पहली बार कब शराब पीने को दी थी? मैं पीछे हटी, मेरी सांसें उखड़ने लगी, दिल किसी जंग लगे पिंजरे में फड़फड़ाने लगा। और तभी पापा की आवाज फिर गूंजी, वही पुराना लड़खड़ाता स्वर, चलो रागिनी, बस एक घूंट, ये हमारा स्पेशल टाइम होगा, सिर्फ तुम और मैं। उस घूंट का स्वाद आज भी मेरे मुंह में है, कड़वा, जलता हुआ, पर अजीब तरह से मीठा भी, क्योंकि उसी पल मैंने सोचा था शायद पापा सच में मुझसे प्यार करते हैं, पर वो स्पेशल टाइम एक श्राप था। पापा मेरे साथ वो सब करते थे जो वो मम्मी के साथ करते थे, और माँ वो सब देखती थी, बस कुछ नहीं कहती थी, जैसे उनके भीतर भी कोई मरा हुआ हिस्सा बैठा हो। मैंने उनकी मौत को अपनी शराबखोरी का बहाना बना लिया था, क्योंकि सच्चाई मानना आसान नहीं था कि उन्हीं की छाया में मैंने अपने भीतर के राक्षस को जन्म दिया था। और अब
ये घर, ये राख, ये धुआं, सब उसी राक्षस की गवाही दे रहे थे। कमरा घूमने लगा, दीवारें झुककर सांस लेती सी लगी। चिमनी के पास की राख अब भी धधक रही थी, या शायद वो मेरे भीतर जलती हुई शर्म थी। मैं घुटनों पर गिर गई, उल्टी करने का मन हुआ, और तभी लगा जैसे वो पूरा घर मेरी आत्मा से धुआं बनकर निकल रहा हो। तभी हमारे पास कभी चिमनी था ही नहीं। रोहन ने बड़े सहज, तथ्यात्मक अंदाज में सिर हिलाते हुए कहा। मेरे नाखून मेरी जांघों में धंस गए जब मैंने फिर से उस चिमनी की ओर देखा। वो गायब था, सिर्फ एक खाली दीवार बची थी, धुंधले, जंग लिहरे वॉलपेपर से ढकी हुई। हाँ, हमारा घर कभी आग में जला था, लेकिन वो चिमनी जिसके सामने हम रात भर मूवी देखते थे, वो कभी था ही नहीं, कभी नहीं। मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे और पसीने से चिपचिपे हो गए। मैं पीछे की दीवार से टेक गई, फिसलती हुई नीचे बैठ गई। रोहन, हम कहाँ हैं? वो उठ खड़ा हुआ, धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ा, एक हाथ रेलिंग पर रखे हुए। हर कदम पर लकड़ी की चरमराहट गूंजती रही। 1, 2, 3, और वो दूसरे माले की ओर बढ़ गया। मेरे गले में रेत सा सूखापन था। रोहन, वो ठहरा, मुड़ा और बोला, प्रोजेक्टर रूम में आओ। हमें साथ में फिल्में देखना बहुत पसंद है ना? आज मैं तुम्हें एक फिल्म दिखाना चाहता हूं। जैसे ही मेरा भाई नजरों से ओझल हुआ, मैंने वही किया जो किसी भी डरावनी फिल्म की नायिका गलती से करती है। मैं ऊपर चली गई। सीढ़ियों के अंत में, उस अंधेरे गलियारे के पार, रोहन खड़ा था। खून से लाल दीवारों पर खाली फोटो फ्रेम टंगे थे, और उस दरवाजे के भीतर जहां रोहन खड़ा था, हवा में तैरते धूल के कण एक त्रिकोणीय रोशनी की किरण में नाच रहे थे, जो प्रोजेक्टर से निकल रही थी। पूरे घर की घुटन भरी खामोशी में सिर्फ फिल्म रील के घूमने की हल्की व्रर आवाज सुनाई दे रही थी। रोहन का आधा चेहरा, वही हिस्सा जिस पर वो पुराना निशान था, उस रोशनी में साफ चमक रहा था, मानो उसने सर्कस में जादुई कलाबाजी दिखाने वाला नकाब पहन रखा हो। वो बोला, मुझे लगता है रागिनी, अब तुम तैयार हो देखने के लिए कि ये फिल्म कैसे खत्म होती है। आज तक हम यहाँ जितनी बार आए हैं, तुमने कभी इतनी प्रगति नहीं की। मैंने हथेलियों के भीतर अपने अंगूठे कस लिए। रोहन, तुम मुझे बहुत डरा रहे हो। मेरे घुटने कांपने लगे, और तभी उसका चेहरा झिलमिलाया, जैसे किसी पुराने टेलीविजन पर सफेद स्टैटिक चमकता है। एक पल में वो सामान्य हुआ, फिर उसकी आंखें निर्विकार हो गई, और अगली ही झपक में वो कमरे के अंदर गायब। मैं दौड़ पड़ी, हाफती हुई, दरवाजे के चौखट को थामे। रोहन, कमरा खाली था। मैं बीचों बीच खड़ी थी, आंखें चौंधियाई हुई, प्रोजेक्टर की रोशनी से चेहरा बचाते हुए चारों ओर देखने लगी। और तभी पीछे से किसी ने 5 शब्द बोले, जो मेरे लहू को जमा देने के लिए काफी थे। रागिनी, गाड़ी रोक। बेवकूफ। मेरे शरीर में झटके उठने लगे, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रही थी। धीरे धीरे, जैसे ठंडी रबड़ की तरह, मैं मुड़ी अपनी सबसे भयावह याद की ओर। स्क्रीन पर, प्रोजेक्टर की रील पर वो दृश्य चल रहा था। मैं और रोहन मेरी कार में, ठीक 730 दिन पहले, वो दिन जब मैं लगभग उसे मार ही देती। हे भगवान, मेरा सिर फटने को था। टूटे हुए स्मृतियों के टुकड़े एक एक करके लौटने लगे, कच्ची बेरहम सच्चाई में बदलते हुए। वो सच जो हमेशा मेरे भीतर जलता रहा था, अब सामने खड़ा था, बिना किसी पर्दे के। मेरे जोड़ों में दर्द की लहरें उठ रही थी, पेट मरोड़ खा रहा था, जैसे भीतर कुछ जिंदा पलट रहा हो। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि अगर चीख निकल गई तो शायद सब कुछ बिखर जाता। लड़खड़ाते कदमों से मैं उस गलियारे की ओर दौड़ी, जो हर सेकंड अपनी ही गहराई में सिमटता जा रहा था। दीवारों से तस्वीरें एक एक कर निगल ली गई। लकड़ी का फर्श सांप की तरह मुड़ता, फिसलता और टूटता चला जा रहा था। छत से लटकती बलिया झूल रही थी, जैसे समय का कोई पेंडुलम मेरी ओर झूलता आ रहा हो।
मेरे मुंह में प्लास्टर की धूल भर गई थी, जैसे सर्दियों की कोई बर्फीली आंधी उस पूरे गलियारे में घूम रही हो। सांसें किसी ट्रेन के इंजन की तरह चल रही थी। मैं रुक गई उसी रंगीन कांच की खिड़की के सामने। वही दहशत फिर लौट आई। हर बार की तरह हर बार मैं सोचती, शायद इस बार गिरने से सब खत्म हो जाए। और इस बार मैंने सचमुच छलांग लगा दी। हवा में हाथ फेंकते हुए मैं बस गिरती रही। 2 मंजिल नीचे गिरना, लेकिन वक्त ठहर गया था। हर इंच, हर सेकंड किसी सदी जैसा। मेरे चारों ओर बिखरता बचपन, टूटा घर और कहीं दूर से आती एक आवाज, रागिनी मत जाओ, ब्रेक लगाओ। और फिर धड़ाम, हवा मेरे फेफड़ों में बिजली की तरह घुसी। जब आंख खुली, मैं अस्पताल में थी। बिस्तर पर शरीर से चिपके सक्शन कप्स, चेहरे और शरीर से सक्शन कप नोचते हुए मैं बैठ गई। पसीने से भीगा गाउन मेरे शरीर से चिपका हुआ था। चारों तरफ धड़कते मॉनिटर और ठंडी निष्प्राण बीप्स की एक अनंत लय। मेरे सामने बैठे थे डॉक्टर अंसारी, मेरे थेरेपिस्ट, मेरे भूतों के गवाह, वही जो हादसे के बाद से मेरा इलाज कर रहे थे। उन्होंने माथे को रगड़ा, थके हुए से दिख रहे थे, खुद भी तमाम तारों और सक्शन कप से जुड़े हुए। सफेद रोशनी में उनका चेहरा थकावट से धुंधला लग रहा था। पता नहीं कब से मैं अस्पताल में और इस कैद में रही। डॉक्टर अंसारी मेरी मदद कर रहे थे उन यादों तक पहुंचने में जिनसे मैं हमेशा भागती रही। वो यादें जो बहुत दर्दनाक थी, जिन्हें मैंने दिमाग की गहराइयों में दफना दिया था। और इन्हीं सत्रों में डॉक्टर अंसारी मेरे दिमाग की दुनिया में रोहन बनकर आते थे। वो रोहन, मेरा भाई, मेरा प्यार, जो 730 दिन पहले कार दुर्घटना में मारा गया था। मैंने तेजी से पलकें झपकाई। वो जीवंत याद और ये निर्जीव अस्पताल की छत, दोनों दुनियाएं एक दूसरे से टकरा रही थी। मैं ये फिर कभी नहीं करना चाहती। मेरे मुंह से जहर टपक रहा था। रागिनी, डॉक्टर अंसारी ने कहना शुरू किया, बोलना मत। मैंने 4 उंगलियों से हवा में कोट्स बनाए। रागिनी, हार मत मानो, तुम सच्चाई का सबसे पास तक पहुंची हो। एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल का असर उतरते ही मैं थककर तकिए पर गिर गई। आंखों से आंसू बह निकले, धीमे, शांति से, जैसे कोई नदी बह रही हो। डॉक्टर अंसारी ने अपने तार उतारे और मेरे पास आकर बैठ गए। धीरे बोले, रागिनी, मैं जानता हूं ये बहुत कठिन है, लेकिन तुमने आज कमाल किया है। अगर प्रगति इसी तरह चलती रही तो शायद तुम जल्द ही आजाद हो सकोगी। मैंने उनकी ओर देखा, पर वहां सिर्फ रोहन दिख रहा था। उसके चारों ओर रंग बिरंगे अलाव गिर रहे थे, जैसे पहली नवंबर की बर्फ। उसका चेहरा सूरज जैसा चमक रहा था। उसकी आंखों में पूरी दुनिया झिलमिला रही थी। रोहन, मैंने कमजोर हाथों से डॉक्टर का हाथ थामा। गला सूखा था, जैसे रेत घुली हो। एक दिन मैं इस जगह से निकल जाऊंगी, डॉक्टर। एक अकेला आंसू मेरी ठोड़ी से गिरकर कॉलर बोन पर ठहरा। लेकिन शायद मैं कभी सच में आजाद नहीं हो पाऊंगी। डॉक्टर अंसारी कुछ नहीं बोले, बस उनका हाथ मेरे हाथ पर थोड़ा और कस गया। मैंने अपनी फटी हुई होठों को जुबान के अंदर दबाकर चूस ली, आंखें बंद की और कल्पना की। बोर्बन बिस्किट की हल्की हल्की गर्माहट मेरी जीभ पर उतर रही है। धीरे धीरे मैं बहने लगी, नींद की तरफ, राहत की तरफ, क्योंकि कल फिर हम यादों की उस गहराई में उतरने वाले थे। और मैं वादा कर चुकी थी, चाहे जितना दर्द हो, मैं हर बार वापस आऊंगी, क्योंकि भले ही मैं खुद को कभी माफ न कर सकूं, कम से कम अपनी यादों में मैं रोहन को फिर से देख सकती थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी यही समाप्त होती है। यदि आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल के सारे प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करें। आगे आने वाले स्टोरी के सारे अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।